बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन को अच्छे से प्लान कीजिए। तमाम चीज़ें अच्छे से प्लान अगर की हों तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। कभी आजमा के देख लें, जब कभी आप ऐसे दिन का आगाज़ कर देते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। जब आपने सोचा हो कि इस टाइम पे ये चीज़ें आपने करनी है तो तमाम काम आपके खुश उसलूबी से हो जाते हैं। खैर, ख़तरे की घंटी ये है जी, शहर में केसेस जहाँ पर हम देख रहे हैं डेंगू के बढ़े हैं, वहाँ अब अमवात भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं और गुज़श्ता रात 4 अमवात हुई हैं। हमारी फैमिली में भी इर्द गिर्द हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा डेंगू का शिकार हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है जी, स्प्रे जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन मैंने अब इस स्प्रे की क्वालिटी पे भी थोड़ा सा डिस्कस करना है कि आया ये स्प्रे है किस टाइप का। इसके बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं। सो अपने तौर पे तो आप कोशिश ये कीजिए, घरों में ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखें। अब यहाँ पर सितम ये है कि हस्पताल वाले ना तो उस तरह से टेस्ट कर रहे हैं जो लोग जा रहे हैं, दूसरा जो एक्चुअल हकाइक है वो छुपाए जा रहे हैं। केसेस जितने रिपोर्ट हो रहे हैं वो बताए नहीं जा रहे और पिछले 15 दिन से यही हो रहा है। जाहिद साहब बार बार ये चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ शेयर भी करें, लेकिन यहाँ पर जी किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। हम आगे चल के इस पर बात करते हैं। हमने बाकायदा आगाज़ प्रोग्राम का करना है। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। अच्छा जी, आज का पैगाम आप तक पहुँचा देते हैं। रहमान रहीम। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग़ है और जो सेहतमंद है और मुकीम है, यानी मुसाफिर नहीं है। नमाज तो खैर मुसाफिर पर भी लाजिम है, फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए क़स्र की इजाज़त है और सहूलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दी है। लेकिन हर मुसलमान मोमिन पर नमाज की अदायगी, नमाज को पढ़ना ये फ़र्ज़ करार दिया गया। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक ने अक़ीमुस्सलात फरमाया कि नमाज कायम करो, और नमाज कायम करने से मुराद यही है कि नमाज की जो शराइत हैं और नमाज के जो हुकूक़ हैं उनको हमेशा मुसलमान पेश नज़र रखे और फिर ही नमाज कायम होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कुरान पाक में है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो बेहयाई और बुरे कामों से रुकना ये दर हकीकत नमाज को कायम करना है। ऐसा नहीं कि एक शख्स नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो बेहयाई के काम और बुरे काम करने लग जाए। और यानी अगर वो दुकानदार है तो फिर मिलावट का सामान बेचे या कम तोले, अगर वो बहुत बड़ा ताजिर है तो फिर वो अपनी चीज़ बेचने के लिए झूठ बोले या लोगों को धोखा दे। इसी तरह जो शख्स जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो नमाज जब वो अदा करता है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो बेहयाई के कामों से बचे, बुरे कामों से बचे, जुल्म और तअद्दी से बचे, लोगों को नुकसान पहुँचाने से बचे, तो फिर दर हकीकत वो नमाज को कायम करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह फ़रमाया है, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज़ों की हिफाजत करो, निगरानी करो, निगहबानी करो। नमाज़ों की निगरानी और निगहबानी नमाज़ों की यही है कि नमाज को वक्त पर अदा किया जाए और नमाज के जो तकाज़े हैं और जो उसका सबक है वो एक मुसलमान को याद रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी बीत जाए नमाज़ पढ़ते हुए लेकिन ज़ुबान से हमेशा गाली निकले या बुरी बात निकले। एक तरफ नमाज भी पढ़ी जा रही हो और दूसरी तरफ बदज़ुबानी, बदकलामी और बदखुल्की भी की जा रही हो, तो ये नमाज सिर्फ पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से नमाजियों के बारे में ये फ़रमाया कि आपने फ़रमाया कि उन्हें वो सिर्फ़ टक्करें मारते हैं, बाकी उनको कुछ भी नमाज से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के तकाज़ों को और नमाज की जो गर्ज़ है दर हकीकत उसको वो पेश नज़र नहीं रखते। आज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है जी, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, सीसीपीओ की ज़ाती दिलचस्पी। लेस्को सारिफीन के साथ हाथ कर गया, मीटर तब्दील करने के बजाय डबल बिल वसूल। सेहत कार्ड पर इंश्योरेंस मुंतकिल करने की तजवीज़, सरकारी मुलाजमीन के लिए मेडिकल अलाउंस खत्म करने की सिफारिश।
और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए अच्छी खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये थी हमारी खबरें, इनकी तरफ भी आएंगे। हमने सबसे पहले डेंगू के बढ़ते केसेस से बात करनी है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन और रिजवान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह से राव साहब उम्रे की अदायगी के बाद आए, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल ही मैं इसको कह सकता हूँ कि एक साल में 2 मरतबा मई में गए और फिर अब फैमिली के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें यकीन करें कि वो कम है कि गुनाहगार हैं और कुछ भी नहीं, मतलब वो जो कहते हैं ना हमारे पल्ले। हाँ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बस फजल करती तो अल्लाह है। ताला का बिलाशुबा ख्वाहिश थी रब्बी अव्वल में जाएं और अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी की है। अभी जो आप ख्वाहिश की बात कर रहे थे, तो ये बस जो सोचते हैं वो अल्लाह ताला उसका सबब बना देते हैं। बस ये मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। जैसे गुनाहगार बंदे कि जिसके दिल में ख्वाहिश है अल्लाह ताला के घर जाने के, अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। बिल्कुल। चलें जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। लीड स्टोरी छपी है, हम हर रोज आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल। एक तो हकाइक छुपाए जा रहे हैं, दूसरा अब अम्बात रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। 4 अम्बात हुई हैं। राव साहब, मैं आपसे ये आगाज कर लेती हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, डेंगू के हवाले से हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपनी गलतियों को दिमाग में नहीं रखते। अगर किसी जगह पे कोई लूप होल्स हैं तो उसको हम जब तक अपने दिमाग में नहीं रखेंगे उस पर काम भी नहीं कर सकेंगे और ये मुसलसल ये होता आ रहा है। लेकिन अभी हम अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, महकमा सेहत से बात करेंगे, वजीर सेहत से बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तर्जुमान से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि देखिए पिछले साल के मुकाबले में सूरत हाल जो बेहतर है इस मरतबा नहीं है। अब ये मसला सारा हो क्यों रहा है? डेंगू का आप इसको जो मर्जी कर लें, डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए जब तक आप इकदाम नहीं करते, डेंगू से भी निजात आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं राव साहब, अल्टीमेटली होगा ये, मौसम तब्दील होगा तो इससे जान छूटेगी। हमेशा यही हुआ है, अल्लाह की रहमत मैंने यही कहा, इसका कोविड था तो यही हुआ। ऐसे ही महकमा सेहत की तरफ से इस पे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली जा रही। अभी आप देखें जिस तरह माजी में होता था कि जी स्प्रे किया जा रहा है सरकारी सतह पे। अच्छा, सीएम साहब की भी कोई इस मामले पर दिलचस्पी नहीं है। मैं शहबाज शरीफ वाला दौर अगर याद करूं, इस तरह से 4 अम्बात एक दिन में हुई होती तो यहाँ पर वावेला मच जाता। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसका बड़ा चेक था माजी में कि तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को उन्होंने बाउंड कर दिया कि जी आप, कैप्टन उस्मान के दौर की बिल्कुल ऐसे ही कि उस दौर में उन्होंने बाउंड कर दिया तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को कि आप 90 रुपये से ज़ायद जो है वो टेस्ट की फ़ी नहीं लेंगे। हर बंदे की एक्सेस में टेस्ट था, टेस्ट वैसे महंगा और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ के हालात आपके सामने है कि वहाँ पे अमला मौजूद नहीं है काउंटर्स के ऊपर। और अगर आप एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट करते भी हैं कि एक्सरे मशीन से उठा के स्टाफ को बिठा देते हैं तो वहाँ पे काम रुक जाता है। तो इसी तरह के मामलात हैं हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ महकमा सेहत की जानिब से ये अदाद शुमार छुपाए जा रहे हैं। महकमा सेहत अभी तक बता रहा है कि ये 10 अमवात हुई हैं। फेक रिपोर्टिंग इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। और इसकी वजह से हमने पिंडी में भुगता, इसकी वजह से हमने माजी में लाहौर में भुगता, फेक रिपोर्टिंग की वजह से। और फेक रिपोर्टिंग का जो सद्देबाब है वो अच्छा जी, एक तो ये इशू है। दूसरा, मुझे राव साहब वाइंड अप करने का आयशा बार बार कह रही है, ये स्प्रे मुझे बता दें, मैंने बहुत सारे इलाकों में देखा होता हुआ, उन इलाकों में बाद में डेंगू केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या स्प्रे क्या है? स्प्रे की 2011-12 के बाद स्प्रे करने के हवाले से आपको याद होगा, पहले एक गाड़ी फिरती थी और फॉगिंग स्प्रे होता था और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्वाय आपके इन्वायरमेंट को ख़राब करने के और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। इसमें टारगेटेड स्प्रे की जो बात थी कि अगर कहीं पे जो पेशेंट निकला है तो उसके आसपास के 50 घरों में स्प्रे करना लाजिम है। लेकिन हमने देखा केसेस तो निकल रहे हैं, लेकिन 50 घरों में स्प्रे अगर हो रहा होता तो फिर अमवात का सिलसिला इस तरह से जारी ना रहता और डेंगू केसेस भी ना बढ़ते, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और हर जगह पे स्प्रे करने की जरूरत भी नहीं है। जहां से पेशेंट निकलें वहां के 50 घरों को आप आसपास में उसकी सर्वेलेंस बेहतर करें। और मैं यहां पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी भी मैं जब उम्रा की साथ के लिए गया तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस डेंगू वर्कर्स के आ रहे थे कि हमारी तनख्वाहों में कट लगाया जा रहा है और ये मुस्तकिल अमल है। और DDHO का ये आलम है DDHO अब ये वो वर्कर हैं जिन्होंने घर घर जाके सर्वेलेंस करनी है
और जब आप उनकी तनख्वाहों पर डाका मारेंगे, यानी आपका चंद हजार का डाका जो डेंगी वर्कर्स को मायूस करने के मुतरादिफ है, तो उसको खुदा का नाम लें, उसको रोकें। पहले ही जो डेंगी वर्कर्स की तादाद है वो पूरे शहर को कैटर करने के लिए ना काफ़ी है, उसके बाद उनकी तनख्वाहों पे आप इस तरह से 6-7 हज़ार का आप डाका डालेंगे, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगलों का शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो डिप्रेस होंगे। बिल्कुल ऐसे ये जी, तो संजीदगी का ये आलम है। ओवरऑल देखें, ना तो टेस्ट की सहूलत उस तरह से है, ना तो आपको महकमे से संजीदा नज़र आ रहा है, और स्प्रे के हालात क्या हैं, डेंगी वर्कर्स के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो फिर नताइज ऐसे ही होंगे। सो हम खबर को वाइंड अप करेंगे। मौसम तब्दील होगा तो ही लोगों की जान छूटेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा तो इतने बड़े परसों का जो दिल खराश वाक़या हुआ, उसके बाद इस लॉन्ग मार्च का जिक्र करना क्या, देखना क्या, जब जब मुझे कहीं लॉन्ग मार्च टीवी पे भी नज़र आ रहा है, मैं चेंज कर रही हूँ, मेरा इस पे बात करने को दिल नहीं कर रहा। और ख़ुद खान साहब कह रहे हैं खूनी मार्च होगा, इनकलाबी मार्च होगा। अब क्या चाहिए इस मार्च में से, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन इस तमाम बयानात के बावजूद, चाहे आप इनकलाबी मार्च कह रहे हैं, चाहे आप खूनी मार्च कह रहे हैं, CCPO साहब की ज़ाती दिलचस्पी है इस मार्च में। राव साहब देखिए, CCPO साहब की ज़ाती दिलचस्पी क्यों ना हो, आपने वो फिक्रा सुना नहीं कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी वाला। तो चाहे लाहौर के शहरी लुटते रहें, चाहे ट्रांसफार्मर्स चोरी होते रहे, चाहे यहाँ से बिजली के मीटर चोरी होते रहे, चाहे घरों के बाहर जो डकैती की वारदातें उनमें 100% इजाफा होता रहे, खरबों के डाके पड़ते रहे, लेकिन CCPO साहब को अपनी जो एक सियासी वाबस्तगी है उसको जरूर निभाना है। और वो जाहिर है पंजाब हुकूमत के साथ बुनियाद पर अगर वो आके सीट पे बैठेंगे हैं तो फिर तो उनका बनता ही है सब कुछ। वैसे उनके पास टाइम भी कम है, उनकी रिटायरमेंट करीब है, तो वो चाहते हैं कि जितना अरसा CCPO शिप को एंजॉय कर लें, ये आखिरी मौका है। एग्जैक्टली, अब जुलाई में गालिबन या मई में उनकी रिटायरमेंट भी आप देखें, गुजरात तक, खबर के मुताबिक गुजरात तक सिक्योरिटी दे रहे हैं। गुजरांवाला डिवीजन आएगा, उसके बाद गुजरात डिवीजन शुरू होगा, यानी वहाँ पे पुलिस 2 डिवीजन की हदूद में जाके अपनी डिवीजन की हदूद क्रॉस करके जाके सिक्योरिटी दे रहे हैं। लाहौर के एक SSP सिक्योरिटी को अपॉइंट किया गया कि आप सारी सिक्योरिटी के मामला को सुपरवाइज करेंगे लॉन्ग मार्च की। आप देखें, ये पुलिस जो है, अगर किसी थाने की हदूद में मर्डर हो जाए, वहाँ हदूद का तनाज़ा पैदा हो जाता है कि जी ये हमारी हदूद नहीं, ये फलाने थाने में जाएं। और आम सिटीजन की जहाँ तक बात है, तो पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, उसको उनसे कोई गर्ज नहीं है। उन्हें चोरी हो जाए, वहाँ पे हदूद के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो लोग थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं थानों की हदूद के मामलात में, तो लेकिन जहाँ पे अवामी जानो माल का मामला होगा, जिस काम के लिए पुलिस को भर्ती किया जाता है, तो वहाँ पे हदूद पे लड़ते हैं कि जी हम नहीं करेंगे कंप्लेंट, आप फलाने थाने में चले जाएं, हमारा एरिया नहीं बनता। और ये CCPO लाहौर साहब जो हैं, ये अपनी डोमेन क्रॉस करके गुजरांवाला डिवीज़न, आगे RPO वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि पुलिस वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो जिस तरह का ये प्रोटोकॉल या जिस तरह से ये अपने बॉस को खुश कर सकते हैं, शायद वो RPO गुजरांवाला या RPO गुजरात को ये आर्ट नहीं आता होगा। इस वजह से इन्हें ये सौंपा गया कि आप गुजरात तक जो है सिक्योरिटी देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब जितना क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ गया, खबर का ही हिस्सा है कि जी लाहौर के अंदर रिकॉर्ड डकैती और चोरी की वारदातें हुई हैं, हर रोज रोजाना ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। डकैतियाँ जो हो रही हैं शहर में, ये पुलिस के लिए ब्लेसिंग साबित होती हैं। और ये सारा चूँकि माले गनीमत के तौर पे इन्हीं के पास ही जाता है। खबरों के मुताबिक के जो गैंग्स हैं, अक्सर आपने सुना नहीं है कि एक DSP साहब ने बगावत जब की थी तो उन्होंने कहा था कि एक स्पेसिफिक विंग है, उसको आप ख़त्म कर दें तो डकैतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह से जो सारा ये माल मसरूका इकट्ठा होता है, तो मेरे ख्याल से इनके जहन में वो होता है कि जितनी ज़्यादा डकैतियाँ होंगी, ज़ाहिर है बाद में रिकवरी तो इन्होंने करनी है। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, इसका तहफ़्फ़ुज़ CCPO लाहौर की जिम्मेदारी है। अगर तो वो CCPO हैं और वो शायद ये समझ रहे हैं कि इन्होंने रिटायर नहीं होना, रिटायर होने के बाद फिर इन्होंने, हाँ इस तरह तो हो सकता है कि शायद कनाडा की नेशनलिटी इन्होंने अप्लाई कर दी हो या करने वाले हों, तो ऑब्वियसली ये तो शायद उनके जहन में होगा। लेकिन अगर उन्होंने शहर में रहना है या बाद में फेस करना है सूरत हाल को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो सीट से जब आप चले जाएं तो बनता आपका कोई नहीं है, ऑब्वियसली ये जौन सी मर्जी गवर्नमेंट है। इसलिए आपको कानून के मुताबिक अफराइज अपने सर अंजाम देने चाहिए।
हाँ, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो रेड बुक के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उनको अगर जो सिक्योरिटी जितनी रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर पंजाब हुकूमत मुहैया करे, और वो बिलाशुबा वो एलीट फोर्स हो या डोल्फिन फोर्स हो, कोई भी आप वो दे सकते हैं। लेकिन CCPO साहब की जो इस तरह से गुजरात तक जाना एक लंबा, यानी 200 किलोमीटर गालिबन ये एक बनता है, और फिर ये सीधा सीधा DPO गुजरावाला, DPO शेखुपुरा, DPO इसी तरह से आगे वजीराबाद में भी DPO ही होगा और गुजरात में भी DPO, और फिर RPOs के कारकर्दगी पर सीधा सीधा ये सवालिया निशान छोड़ने वाली बात है कि उनकी कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान हालत है, ये हालत ये है कि पुलिस काम क्या कर रही है, काम ये कर रही है कि अगर कोई फुटेज बना रहा है साफी तो उसके साथ हाथापाई कैसे करनी है, और वहां पर अगर कोई हादसा हो रहा है तो उसके हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा। आपके सामने सदफ नईम का वाक़या है और वहाँ पे डेड बॉडी कितना अरसा वहाँ पर कितनी देर तक पड़ी रही और कोई उठाने वाला नहीं था, और उसके मुकाबले में कि किसने धक्का दिया, किस तरह से ये वाक़या हुआ, उस सारी सूरत हाल पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई FIR वहाँ पर मौके पे नहीं हुई, जो पुलिस का काम है करने का। लेकिन पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के फार्मूले पर अमल पैरा है, और हर किसी अपनी पड़ी है, बस अपनी नौकरियां हर कोई। ये नुकसान आपकी इदारे ना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पोलिटिसाइज हो गए हैं बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल विंग बन गए हर इदारा। आप देखें एंटी करप्शन है पंजाब का, CCPO लाहौर के हालात आपके सामने, गुजरात तक जाके प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एंटी करप्शन है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, उन्होंने IG इस्लामाबाद को यहाँ पे एक FIR में नामजद कर रखा है, और वो अभी उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरेस्ट किया है। ये जो कब्ज़े उन पे एलिगेशन है, ये उस दौर के हैं जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और ये उनके डिप्टी स्पीकर पंजाब थे, और तब ये कब्ज़े वागुजार कराने का ख्याल नहीं आया। सारे इदारे जो हैं उनके सरबराहान को पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सब लोग काम भी यही कर रहे हैं ना, अपनी सियासी वाबस्तगियां निभा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। मुझे ब्रेक का आयशा कह रही है, सिर्फ एक कमेंट, ये मार्च किस तरफ जाता नजर आ रहा है? जो मुतालिबा लेकर खान साहब चले हैं वो पूरा होता नजर आ रहा है या नहीं? देखें, मुतालबात खान साहब के अंदर पॉलिटिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं है। सियासत जो है कुछ दो कुछ लो का नाम है, सियासत में डायलॉग के जरिए चीज़ें की जाती हैं। जब तक खान साहब अपनी शख्सियत में ये चीज़ें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक ये बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते मामला। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी आप दरवाजे बंद नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि ये वाहिद लॉन्ग मार्च है जो इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से सियासत में मुदाखल करने के लिए इल्तिजा की जा रही है, और वास्ते दिए जा रहे हैं। कल तो अल्लाह का वास्ता दे दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, तो ये नई उल मुनकर की जो बात हो रही है ना, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि सिर्फ आप सही हैं? आप सही हैं तो आप अगर सही थे तो आपने क्यों मालम जब्बा केस नहीं निपटाया? घड़ी के हवाले से जो तहाइफ को आपने जो फरोख्त किया उसका पूरी दुनिया में आपने जग अंसाई करवाई मुल्क की, लेकिन आप कहते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। यानी कैसे आप सादिक और अमीन हैं कि आप एक इदारा कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, आप उसको कह रहे हैं नहीं आप आए, और आए भी सिर्फ हमारे साथ, चूंकि सही सिर्फ हम। ये कैसे आपने फैसला कर लिया? कौन होते हैं आप फैसला करने वाले कि सिर्फ आप सही हैं? बस यहाँ पर ये है कि जी मैं ना मानूंगा और बस जो मैं कह रहा हूँ वही चलता रहे तो सब ठीक है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा, कुछ इदारे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वो कहते हैं ना, कोई खैर की खबर नहीं मिलती। सो लेस्को, LDA, ये वो इदारे हैं, कुछ अच्छा ना तो इनसे होता है, ना ये कर सकते हैं, ना मुझे कभी कोई एक ऐसा बंदा नजर आया जो इनसे राजी है। अब जी लेस्को ने क्या किया जी सारिफीन के साथ? पहले तो हमने पीछे 3-4 महीने देखा सारिफीन बेचारे रुलते रहे, कोई अपना बिजली का बिल कम कराने के लिए सड़कों पर घूम रहा है, कोई बेचारा कह रहा है बिल की किस्तें कर दें, कोई कह रहा है बिल नहीं जमा करा सकते, कोई हेल्प कर दे। स्टूडियो में हमने लोगों को इनवाइट किया जो बेचारे दुहाइयाँ दे रहे थे कि हमारे अंदर सकत नहीं है। अब जब थोड़ा सा रिलीफ इस सूरत में मिला है, अल्लाह ताला का करम हुआ है, मौसम तब्दील हुआ है, तो अब आ गए हैं जी सारिफीन को इस तरह से तंग कर रहे हैं। मीटर तब्दील करने के बजाय डबल बिल वसूल किए जा रहे हैं। सेकेंडली एक बड़ा इशू क्या है जी, मीटर है ही नहीं। अगर किसी ने मीटर लगवाना है, अब हमारा मीटर चोरी हो गया, सो अब रिप्लेसमेंट के लिए पीछे मीटर नहीं है। राव साहब देखिए, लेस्को के जो अहलकार हैं या सब डिविजनल जो अमला है उससे कभी भी खैर की तवक्का तो कम से कम नहीं आती। हालांकि आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा बिल थे वो वापस करने की मंजूरी दी थी कि अब जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम होगा, लेकिन
वो नहीं हुआ। उसके बाद जब आप जाते हैं लेस्को के ऑफिस में तो वहाँ सूरत हाल और मुख्तलिफ होती है। वो एक्सियन के पास भेजेगा, आगे एक्सियन किसी और के पास भेज देगा। तो इस तरह का ये जो सार्फिन को तंग करने का जो एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है कि यार आप पैसे लें, मेरा काम ज़रूर कर दें। तो सिर्फ पैसे बटोरने, चंद हज़ार बटोरने के लिए सार्फिन को चक्कर लगवाए जाते हैं। और मीटर रिप्लेसमेंट जो कि कानूनी तौर पर पाबंद है सब डिवीजनल अमला कि अगर मीटर ख़राब हुआ है तो उसको रिप्लेस करें, तो वो भी वो भी रिप्लेस टाइम पर नहीं किया जाता, बल्कि उसका जो बिल है वो अपनी मर्ज़ी से जो साहब बहादुर हैं SDO साहब, वो अपनी मर्ज़ी से वो डाल देते हैं। उसके बाद वो करेक्शन होती है, हो जाए, नहीं होती ना हो, वो बेचारा दफातर के चक्कर ही लगाता रहेगा। अब दुनिया चली गई है ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है, पेपरलेस वर्किंग की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा निज़ाम है। लाइन सुप्रीडेंट और मीटर रीडर्स के हम पता नहीं कब इस चुंगल से निकलेंगे। ये वो चुंगल है जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमें इसने जकड़ा हुआ है। और बुनियादी जो हमारे यहाँ जो बुराई भी है, इसको मैं तो बुराई कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी होती है, रिपोर्ट भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। और वो लाइन सुप्रीडेंट और मीटर रीडर की मंशा के बगैर नहीं हो सकती। आप जो मर्जी करें, क्योंकि अब तो फोटो बिल के ऊपर जनरेट होती है। तो उस वक्त अफसोस होता है जब 2 मरले का घर हो और 1.25 लाख रुपए का बिल लेके लोग बेचारे सड़कों पे खड़े होते हैं। और खुदा का खौफ करें कोई। ये रिफॉर्म्स करना थी खान साहब, आपने 3 सालों 3.5 सालों में आपने ये रिफॉर्म्स करना थी, खुदा का नाम ने ये तो आपने किया नहीं। और कंटेनर पे चढ़ के फिर नया लॉलीपॉप आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम करने वाले थे। और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, खुदा के लिए वही कुछ कर दे, इस तरह का मैकेनिज्म बना दे, कोई SMS जनरेट सिस्टम कर दे ताकि इस पे कम से कम बेहतरी आ सके और शहरियों को यहाँ पे बेहतरी कोई आ नहीं सकती, चक्कर लगाने ना पड़े। सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि सारिफिन की सहूलत के लिए कुछ कर जाए। रिजवान साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको किसी का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। इन्होंने हर सीजन में लोगों के लिए कोई ना कोई मुश्किल तैयार की होती है। आप देखें, अभी बिजली के तो मसाइल रही गर्मियों के अंदर, अभी तक लोग बिल ठीक कराने के चक्रों में ही हैं। बिल्स जो हैं इतने ज़्यादा आ गए कि लोगों की सकत ख़त्म हो गई। उनकी जो बिल पे करने की पावर थी वो नहीं रही, और लोगों ने घरों की चीज़ें बेच के भी अपने बिल्स दिए हैं। ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए कि लोगों ने, ख़वातीन ने अपनी ज्वेलरी तक बेची है बिल्स के लिए। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपना वो नेक टू नेक वो चल रही होती हैं कि इधर पैसे आते हैं, महाना जो तनख्वाह की मद में वो हेड्स बने होते हैं उसमें लग जाते हैं। जब एक बंदे ने बिल के लिए 5-6 हज़ार रुपया मुख्तस करके रखा हो अपने बजट के मुताबिक, लेकिन बिल उसे 50,000 आ जाए, उसने जाहिर है कहीं या तो चोरी डाका करना है या फिर कोई चीज़ घर की बेचनी है और उसके बाद जाके वो बिल पे करेंगे। और हुक्मरानों को इससे कोई गर्ज नहीं है। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल, उनके मसाइल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है शायद कि ये लोगों के मसाइल हैं, चूँकि उन्होंने कभी इन मसाइल को फेस ही नहीं किया। और जहाँ तक मीटर्स की बात है कि मीटर ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, ये रिप्लेस नहीं करते। अगर आपने इनसे जो काम इनका, जो इनकी प्राइमरी ड्यूटी है, जिसके ये पैसे मीटर के अंदर, वो हर बिल के अंदर लेते हैं, वो भी इनसे करवाना है, तो वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको अंडर द टेबल कोई ना कोई इनके SDO को, एक्सियन को, लाइनमैन को, मीटर रीडर की जेब गर्म करना पड़ेगा। मिसाल अपने घर की मिसाल आपको देता हूँ कि मीटर हमारा गर्मियों में जल गया, मीटर जल गया, शिकायत की, मीटर रिप्लेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं खुद भी गया, SDO साहब से मिला, अपने साथी रिपोर्टर शाहिद सिपरा साहब का रेफरेंस भी दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन काम नहीं किया। काम इस सेंस में नहीं किया कि बंद मीटर रिप्लेस भी नहीं किया, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो बिल था बंद खराब, यानी वो बिल भी आ गया और हमें ये कहा जा रहा था कि वो एडजस्ट होगा, आज तक वो एडजस्ट नहीं हुआ। और ये हालात हैं बार बार कहने के बावजूद। तो आप रेफरेंस के साथ गए फिर भी काम ये हुआ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये हालात हैं कि आप जाएं। होना तो ये चाहिए कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम जाएं, हमारा काम हो, सबका काम होना चाहिए क्रॉस द बोर्ड। और ये पता नहीं कब हमारे मुल्क में ये होगा कि हम अपने जो सार्फिन हैं जिनकी वजह से आप जो लेस्को के एहलकार हैं, इनको घरों में मुफ्त यूनिट चलते हैं, जो बिल देते हैं इनके घरों का भी बिल वही देते हैं, तो उनका एहतराम करें, उनको कम अज़ कम
2 चक्कर में उनका काम करा दें, चलें आपकी तसल्ली नहीं होती, ज़्यादा एक चक्कर से आपकी तसल्ली नहीं होती, दूसरे चक्कर में उनका काम करवा दें, लेकिन काम नहीं होता। फिर मैं ये भी बता दूं कि मेरे वालिद साहब ने पैसे दिए तो फौरी तौर पे मीटर भी रिप्लेस हो गया। हाँ। और पाकिस्तान के अंदर और मुझे वो कहने लगे कि तू भैया आराम नाल मैं आपे करवा लांगा। अब वो ये हालात हैं, मैं अब आपको क्या इससे ज़्यादा बता सकता हूँ कि आप पैसे दें तो फौरी तौर पे काम होगा। और बिल्कुल अब मीटर अगर ब्लास्ट हुआ है या ख़राब हुआ है तो अब फौरी इतला देने का मकसद ये था कि कम से कम आइंदा जो बिल आए उसमें ये ना कहें कि आपके इतने यूनिट से तो इतने ही फिर आ जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए फौरी इतला भी दी, कंप्लेंट भी की, बार बार जाना भी पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मीटर रिप्लेस पैसे देकर ही हुआ। उन्होंने पैसे दिए और फौरी तौर पे लोगों ने और भी ये हालात हैं साल के बाद लोग भी इस नतीजे पे पहुंचे कि आप जब सिफारिश कराते हैं ना किसी कुलीग की, किसी जानने वाले की, होने वाला काम भी रुक जाता है। हाँ। लोगों को ये लगता है अब हमें पैसे नहीं मिलने। वो आपका जो जेन्युइन काम है ना, बतौर सिटीजन हम भी जाहिर है ना इस मुल्क के, इस शहर के रिहायशी हैं, सिटीजन है इस मुल्क के, हमारा भी हक है अगर कोई चीज़ जो बाकी सिटीजन जो है, अगर यहाँ पे कल्चर सिफारिश का बन गया है, हम अगर किसी कुलीग की सिफारिश कराते हैं कि जी ये चीज़ मेरिट पे हमें करा दे, लोग वो जायज़ काम रोक देते हैं। वो मेरिट का एक पहाड़ जो है ना वो सर पे रख देंगे, जी ये तो ना होने वाला काम है। वही अंडर द टेबल आप उन्हें पैसे दें, काम फौरी हो देगा। बिल्कुल। और लोग अब सिफारिश नहीं कराते, मेजोरिटी वो कहते हैं कि सिफारिश से ना काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ से 2 पैसे दो, काम कराओ और जान छुड़वाओ, क्योंकि आपको अगर सिफारिश ढूंढ भी लें फिर भी जितना टाइम वेस्ट होता है तो फिर जो है जी आपका काम ना होने के बराबर ही होता है। अच्छा जी, सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से एलपीजी सिलेंडर आज दिए जाएंगे। सिक्योरिटी जो है 7,500 रुपये मुकर्रर की गई है और ये होम डिलीवरी वाले हैं जिनको फ्री होम डिलीवरी के तहत दिए जाने थे। 11 जो है वो 800 ग्राम गैस की कीमत जो है वो 2,375 रुपये मुकर्रर की गई है। 10 किलोमीटर के फासले पर फ्री होम डिलीवरी की सहूलत है, लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि ये भी सिर्फ और सिर्फ पसंदीदा लोगों तक महदूद होगी। नवंबर के दूसरे हफ्ते में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा, खाना पकाने के औकात में भी सप्लाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। सबसे पहले तो आप तैयार रहें कि गैस आगे बिल्कुल नहीं आनी है। उसके लिए ये होम डिलीवरी जो फ्री है ये कुछ मखसूस लोगों के लिए, आप अपना बंदोबस्त करके रखें। नवंबर का महीना खैर से शुरू हो गया, दिसंबर में बिल्कुल गैस नहीं आनी है और मिड ऑफ नवंबर गैस प्रेशर बहुत डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑन है। तो अंदाजा लगाएं कि ना तो आप चाय बना सकते हैं ना रोटी, सालन बनाना तो बहुत दूर की बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब है जी बात सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेडिकल अलाउंस खत्म करने की सिफारिश, सेहत कार्ड पर इंश्योरेंस मुंतकिल करने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ कैसी है सरकारी मुलाजिमीन के लिए? रिजवान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं जी। सेहत कार्ड पर इंश्योरेंस मुंतकिल करने की तजवीज़ है और सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेडिकल अलाउंस खत्म करने की सिफारिश की गई है। आप देखें, सरकारी अगर आप पे स्लिप पढ़े ना किसी भी सरकारी अफसर की, एहलकार की, उसके अंदर मेडिकल अलाउंस और बाकी चीज़ें सारी इंक्लूडेड होती हैं। हाउस रेंट भी मिल रहा होता है और जो ग्रेड 20 से ऊपर के लोग हैं इन्हें उनके ड्राइवर की तनख्वाह भी उसके अंदर मिल रही होती है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन उसके बावजूद ये करते ही हैं कि कोई भी ऐसा खानसामा या कोई नायब कासद या स्टाफ का अगर कोई ड्राइवर है तो ठीक है, अदरवाइज़ जिसको भी ड्राइव करना आता है उसको बतौर ड्राइवर भी ये ले जाते हैं साथ। और घरों में भी 4-4 लोग इनके काम कर रहे होते हैं जो ग्रेड 20 या इससे ऊपर के लोग हैं। और वो पॉलिसी के तहत जो है अपनी तनख्वाहों में ड्राइवर के पैसे भी पूरे ले रहे हैं, गाड़ी के पैसे भी उन्हें आ रहे हैं। उसके बावजूद वो सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर भी इस्तेमाल करते हैं और इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो है चूँकि अब ये प्लान कर रही है कि जी हमने एक्सपेंडिचर जो है तनख्वाहों का और फिर पेंशन की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमने किस तरह से इसको मेंटेन करना है। तो ये मनसूबाबंदी की जा रही है कि जो मेडिकल अलाउंस के नाम पे सरकारी मुलाजमीन अफसरान को मिलता है इस पे कट लगा दिया जाए और जो सेहत कार्ड है उसके अंदर ही इन्हें अकोमोडेट किया जाए ताकि ये जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो वहीं से अवेल कर सकें। तो हेल्थ कार्ड जो है वो आप देखें कि आम आदमी को भी उसकी अभी तक कोई वो उसके लिए भी फ्रूटफुल साबित सुना किसी को फायदा हुआ इस हेल्थ कार्ड से। कुछ 5% लोग हैं जो ये बताते हैं। अगर आप देखेंगे सरकारी कोई प्रेजेंटेशन तो उसमें तो जो सूबे के 11 करोड़ अवाम है, सबको फायदा हुआ। 10 करोड़ है, 11 करोड़ है, सबको ही फायदा हुआ उसमें। लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप वो हेल्थ कार्ड के थ्रू
कोई फैसिलिटेट होना चाहें तो फिर आपको अदराक होगा कि ये सारा आपको ऐसे लगे जैसे फ्रॉडबाजी है सारी ये, और ये नारों वादों और तकारीर तक है। सरकारी अस्पतालों में पीआईसी की हद तक मैं ये पर्सनल भी एक जानने वालों के हवाले से है कि थोड़ा बेहतर है सिस्टम। जितने पैसे आपके हैं उतने वो डिडक्ट करते हैं और उसके बाद अगर बिल एक्स्ट्रा बनता है तो वो आपको पे करना पड़ता है पीआईसी की हद तक। लेकिन इसके अलावा अगर आप फातिमा मेमोरियल में जाएं, जो कि फातिमा मेमोरियल में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जो गायनी के केसेस हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें फैसिलिटेट उनका अमला इस कदर बद तहजीब है कि वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों या उनका एडमिनिस्ट्रेशन का अमला हो, वो इस पे कायल ही नहीं, उसको आने नहीं देते कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे आएँ, आप तो प्राइवेट आएँ। अगर मुझे बताएं कि अगर किसी पेशेंट ने मुसलसल वहाँ से कोई चेकअप करवा रहा है और उसके बाद उसको उसके इल्म में नहीं है कि उसको हेल्थ कार्ड की वो फैसिलिटी अवेल कर सकता है, और एट दी एंड ऑफ द डे उसको अगर ये ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुझे बताएं इसमें क्या मज़ायका है कि उसको कहेंगे कि नहीं जी आप तो जनरल वार्ड में, आपको तो फिर जनरल वार्ड में चेकअप कराना चाहिए था, आप प्राइवेट में क्यों कराते रहे चेकअप, आप फलां में। और इस तरह के हीले बहाने बना के हेल्थ कार्ड से मुस्तफ़ीद नहीं होने देते जो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुई थी पहले, और अभी भी रिसेंटली भी कुछ जाने वालों के हवाले से कुछ शिकायत आई कि इनका कुछ करें। और मसला ये है कि उनका जो बोर्ड है उसको कम से कम अपने डॉक्टर्स को, अपने अमले को ये समझाना चाहिए कि लोग अगर आपके पास आ ही गए हैं और एक सरकार ने फैसिलिटी दे दी है, उसको अवेल करवाने में आप क्यों जो बहाने और हीले तलाश कर रहे हैं और क्यों लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये हालात हैं। और इसी तरह से अगर किसी आप और किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे और इशू कोई ना कोई बना होगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में सरकारी हॉस्पिटल्स में तो शायद इससे कोई फ़ायदा होता हो, लेकिन प्राइवेटली जो पैनल्स पे सिफारिश के साथ किसी को फायदा होता है, अदरवाइज नहीं। जो पैनल्स पर हॉस्पिटल्स हैं इनके खिलाफ शिकंजा गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसमें, चूंकि बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर्स का, और अगर उसका कोई फायदा नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मोनोपोली इसमें जो काम कर रही है, तो फिर इस पर इसके कोई सम्राट नहीं। ये 300 अरब का ये प्रोजेक्ट है, 300 अरब रुपए का, आप अंदाजा लगाएं। राव साहब इस पे काम नहीं होने वाला। खैर एक अच्छी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये है जी, तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में लैपटॉप स्कीम को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया है, जो कि अच्छी बात है। लैपटॉप स्कीम का आगाज जो है 2023 से किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ATC ने आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, रिजवान साहब क्या कहेंगे? देखें, वज़ीर आज़म है मियां शहबाज शरीफ, वो जब प्रोविंस में थे तब भी उनकी पॉलिसी थी। ये स्कीम थी। अब देखें वो वफाक में गए हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे बड़ी अच्छी स्कीम है तलबा के लिए। अब देखें आगे जो है ना ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इसके बगैर तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं समझता हूँ जितना भी इसकी पजीराई की जाए कम है कि ऐसी स्कीमें जाहिर है जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मेरिट के ऊपर जो बच्चे आए हैं, रियासत स्टूडेंट्स को पहली मरतबा कुछ दे रही थी जब लैपटॉप्स माजी में मिल रहे थे। इस स्कीम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई, मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, केसेस बनाए गए, लेकिन आपका स्टूडेंट आज देखिए लैपटॉप खरीदने की सताहत नहीं है। 90% तलबा की लैपटॉप खरीदने की सताहत नहीं है, और सारा जो अगला दौर है, अगले 10 साल है, वो IT के हैं। और आपका स्टूडेंट आज भी जो है वो 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए का उसकी इस्तेदाद नहीं है। ऐसे में रियासत अगर कुछ दे रही है तो ये यकीनन एक अच्छा कदम है। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहे अपने प्लेटफार्म पे इंसाफ प्लेटफार्म ही कर लें, उसके तहत पंजाब गवर्नमेंट भी ज़रूर स्टूडेंट्स को, ये मुकाबले बढ़ता है, स्टूडेंट्स को तालीमी मैदान में भी उनके लिए आसानी होती है जी। MPhil PhD अंडर ग्रेजुएट रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। चलें जी, बहुत अच्छी चीज़ है जिसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस, फिर आते हैं वापस शो में। तो नाज़रीन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप पेट्रोल डलवाने के लिए गए और आपने एक 5000 रुपए का नोट थमाया पेट्रोल पंप पर और कहा जी 5000 रुपए का पेट्रोल डाल दें। आपको मीटर दिखाया जाता है कि देख लें बिल्कुल 0 है। अब जब आपने मीटर देख लिया, पेट्रोल डलना शुरू हुआ, पेट्रोल डल गया, आपको पता नहीं चला पेट्रोल गाड़ी में डला है या नहीं डला।
अब यहाँ पर इशू क्या है, आप पेट्रोल पंप वालों से बात करेंगे, वो कहेंगे जी हमने तो आपको मीटर दिखा दिया था और आपने 5,000 रुपये भी दे दिए, अब तो यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है जांचने का। अब लेट्स सपोज मैंने 5,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया और जब मैं मीटर चेक कर रही हूँ अपनी गाड़ी का तो पेट्रोल मुझे कम नज़र आ रहा है कि 5,000 रुपये के मुताबिक ये नहीं है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैंने तो मीटर भी चेक कर लिया, पेट्रोल पंप वालों ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, मेरा क्या कसूर है अगर मुझे प्रॉब्लम लग रही है? मेरे पास वो कौन सा पैमाना है, मैं कैसे चेक कर सकूंगी? बहुत सारे सारिफीन ये शिकायत करते हैं जी कि कुछ मशीनों में ऐसी हेराफेरी कर दी जाती है कि अगर उनको मीटर चेक करा भी दिया जाता है तो पेट्रोल की क्वांटिटी जो है उनकी रकम के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब लोगों के लिए क्या ऑप्शन रह जाती है? आम सारिफ ये कैसे जाने हैं? वो लोग जिनके पास सकत नहीं है, वो बाइक वाले जिन्होंने पेट्रोल 100 रुपये का डलवाना है और वो भी नहीं उनको पता कि 100 रुपये का पूरा पेट्रोल उन्हें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। अब आम सारिफीन के लिए ये जांचने का क्या तरीका है? बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आता। बज़ाहिर क्या ऑप्शन है? आपको मीटर दिखा दिया जाता है, आपकी गाड़ी में बाइक में पेट्रोल डाल दिया जाता है और आपको अल्लाह हाफिज कह दिया जाता है। अब ये जो धोखा किया जा रहा है, आम सारिफीन को लूटा जा रहा है, ऐसे पेट्रोल पंप्स जो हैं उनको मेरे ख्याल से खुद ब खुद थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आम सारिफीन का महंगाई ऑलरेडी बहुत, लेकिन सारिफीन ने कैसे समझना है, आज के शो में हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने की। अच्छा जी, हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं अजहर हुसैन गुज्जर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। हमें जाके पेट्रोल पंप्स पे जो मशीनें लगी हैं इनको कोई जांचने का तरीक़ेकार है? इन पे कोई चेक एंड बैलेंस रखता है? मुझे कहते हैं ना मॉनिटरिंग का सिस्टम, या एकदम जाके छापा मारना देखना कि आया ये ठीक भी काम करे या नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम है? जी बिल्कुल है ऐसा सिस्टम। मैं जो है वो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने एक बड़ा जो सोशल कंसर्न है और पब्लिक जो है उसके ऊपर जो है वो उनके ग्रीवेंसेस हैं एट द मोमेंट, उस सब्जेक्ट को जो है वो आपने चूज़ किया है और लोगों को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी अवेयरनेस जो है वो हम उसमें इजाफा कर सकें। पहले तो मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं बताऊं कि गवर्नमेंट का एक इदारा है जो वेट्स एंड मेजर्स को देखता है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का एक विंग है जिसको हम कंट्रोलर वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, उसके नीचे फिर तमाम जो है वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम पूरे पंजाब के लिए वो उन चीज़ों को देखता है। इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी जितनी भी जहाँ पर भी कमर्शियल वेट्स एंड मेजर्स की एक्टिविटी है, चाहे वो फैक्ट्री से कोई चीज़ बन के निकल रही है, चाहे वो कोई आपकी सब्ज़ी की दुकान के ऊपर जो है वो बिक रही है, चाहे वो दूध का पैमाना है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, तो वो सारे जो हैं वो उनकी चेकिंग जो है वो उसका एक मेकनिज़म है। नो डाउट आप जब चीज़ों को देखते हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसकी आउटरीच उस तरह से नहीं होती कि जी आप जो है वो अगर लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ की है तो 1.5 करोड़ जो है इंस्पेक्टर नहीं हो सकता। आपके जो है वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो है वो उसमें हम चल रहे होते हैं। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि जी आपका जो कस्टमर है उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्पेक्टर जो है वो कस्टमर हिमसेल्फ है। बिल्कुल। कस्टमर जो है वो अपनी चीज़ों को जब देखेगा, कस्टमर को जब एहसास होगा कि यार मेरे साथ कोई चीज़ जो है वो कम हो रही है, तो वो उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करे। और उसके लिए हम जो है वो जनरली जो हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं वो तो एक रूटीन की इंस्पेक्शन होती है, फिर हमारी कंप्लेंट बेस्ड जो है वो इंस्पेक्शन होती है। इसके अलावा हम रैंडम इंस्पेक्शंस भी करते हैं, क्योंकि अगर एक हमारा इंस्पेक्टर है वो चेक कर रहा है और वो हमेशा बोके की रिपोर्ट दे रहा है तो उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है तो वो उसको रैंडम इंस्पेक्शंस भी करते हैं टू चेक दी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंस्पेक्टर। ठीक। दूसरे नंबर पर हमें जो कंप्लेंट्स हैं वो एक बड़ा सोर्स होता है वो इस चीज़ को बताने के लिए कि जी उस एरिया में उसकी सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। अगर बहुत ही कोई डिग्रेड हो जाएगी चीज़ तो आपकी कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको एक उसका जो है वो उसकी थ्रेशोल्ड जो है वो बता देंगी कि जनाब ये यहाँ पर इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो यहाँ पर ज़रूर जो है वो कोई गड़बड़ है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल पंप्स की आपने स्पेसिफिक बात की, क्योंकि इस वक्त जो है वो उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं और लोग जो हैं वो उनको बाकी सारे चीज़ों के साथ मैनेज करना इन चीज़ों को मुश्किल है, तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारा कंसर्न जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है और हम उस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। कस्टमर की अवेयरनेस के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि एक हमने कीमत ऐप लॉन्च की हुई है जो प्राइसेस को भी डील करती है। अगर वहाँ पर उनको प्राइसेस के ऊपर कोई वायलेशन मिलती है तो वो उसकी कंप्लेंट करें। और हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन एप्लीकेशन हर बंदा नहीं, 0800 02345
ये हमारी जो है वो प्रोविंशियल हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के ऊपर कोई बंदा कॉल करता है तब भी अगर वो कीमत ऐप के ज़रिए जो है वो अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करता है तो विद इन 24 आवर्स हम उस कंप्लेंट को भी रिड्रेस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कह रही हैं, कस्टमर जो है, कस्टमर के पास अपनी बाइक है, जब वो बाइक चलाता है या आपने मिसाल दी कि गाड़ी में आपने 5000 का पेट्रोल डलवाया तो आपकी गेज जो है वो सबसे पहले आपको बता रही है, तो आपके कंसर्न्स जो हैं वो वहीं से राइज़ होना शुरू हो जाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, आपने बाइक में 100 रुपये का एक बंदे ने पेट्रोल डलवाया, उसने जो है वो मजांग से पहुंचना है सिटी 42 के ऑफिस में और वो वहां से नहीं पहुंच पा रहा जबकि वो रूटीन में पहुंच रहा है, तो वो सबसे बड़ा जज है, वो हमें बता सकता है कि जी ये चीज़ है। उसमें नो डाउट थोड़ी वेरिएशन इस चीज़ की होती है कि उसकी जो गाड़ी है उसकी फिटनेस और उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसकी कोई चीज़ उसमें तो नहीं कोई लीकेज आ गई या कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट आप यूज़ करते हैं तो आप को पता चल जाता है। और इतने कंपटीशन के दौर में इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी कि जी वो अपनी जो है वो जो प्रोडक्ट है उसको ख़राब कर लेगा। आपके विद इन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपके 10 पेट्रोल पंप्स आ जाते हैं। अब 10 पेट्रोल पंप्स को पता है कि अगर मैं इस पेट्रोल वाले गाड़ी वाले को कम दूंगा तो अगली दफ़ा ये मेरे पास नहीं आएगा, तो क्लाइंटेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक और फैक्टर इसमें बड़ा एक है जो हम नॉर्मली हम देख नहीं रहे होते, उसमें आपकी जितनी भी पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, अब फॉर एग्जांपल PSO है, टोटल है, शेल है, वो कंपनीज़ जो हैं उनका अपना नाम इस्तेमाल हो रहा होता है वो पेट्रोल पंप पे। अब कंपनी का कंसर्न होता है कि अगर मेरा नाम इस पंप पे लगा हुआ है और वो पंप वाला जो है वो उसमें कम दे रहा है तो पूरी बदनामी मेरी होगी। तो कंपनी वाले जो हैं वो भी उसको रेगुलर चेक कर रहे होते हैं, फोर्टनाइटली उसको चेक कर रहे होते हैं। उनका ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स उस हिसाब से नहीं होता गवर्नमेंट वाली साइड से, लेकिन हमारी जो है वो इंस्पेक्शंस जो हैं वो रैंडम और इन सारी चीज़ों की जो है वो चलती हैं और उसमें हम जो है वो पेट्रोल को भी इंश्योर करवाते हैं और इन चीज़ों को भी जो है वो इंश्योर करवाते हैं दूसरे जो वेट्स एंड में। सही। अब आम सारी शिकायत आपने जो हेल्पलाइन नंबर बताया, अगर कहीं आपको नाजरीन ऐसा लग रहा है कि फ़लाँ पेट्रोल पंप है या फ़लाँ दूध वाली शॉप है जहाँ कहीं पे क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ नहीं दी जा रही, जितने पैसे आपसे वसूल किए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर एक दफ़ा फिर से अनाउंस कर दीजिए ताकि हम स्क्रीन पर भी चला दें तो लोगों को सहूलत हो जाए। 0800 02345। ठीक है जी, ये हेल्पलाइन नंबर है, सो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अब आम सारिफ की सुनवाई इस हेल्पलाइन पे है, कितनी देर में आप शिकायत हल कर देते हैं? 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स हम इसको जो है वो इसको रिड्रेस करते हैं। ठीक है। और फिर क्या जिस जगह की निशानदेही की जाती है वहाँ जाके जुर्माना किया जाता है? उसमें हमारा जो चूँकि हम कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उन्होंने करनी होती हैं, तो लॉ जो है वो ये कहता है कि जब आप जाते हैं आपने इंस्पेक्ट करना है, अगर वो चीज़ें कम हैं तो आपने उसको जो है वो सील करना है और सील करके हम फिर एक उसकी कोर्ट होती है, हम उस कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं केस। कोर्ट फिर उसके ऊपर अगर कानून में है कि जी यहाँ पर जुर्माना जो है वो 25,000 तक होना चाहिए, तो फिर कोर्ट उसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए उसके ऊपर जो है वो कोर्ट जुर्माना कर देती है। फिर जब जुर्माना पे करते हैं दोबारा से उसको ठीक करते हैं तो फिर उनको जो है वो चलाने की जो है वो इजाज़त मिलती है। सही, ठीक है ना। दूसरी एक आपने सब्जेक्ट उसमें बात की थी कि जी चोरी जो है वो लोग कैसे करते हैं। हाँ। चोरी जो है वो नॉर्मली हम परसेप्शन पाई जाती है कि जी उसके अंदर जो है वो कोई लगा दिए जाते हैं, मॉड्यूल्स लग जाते हैं, उसमें जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट सो इजी कि जी वो मतलब जो है वो फौरी तौर पे किसी ने करवा लेनी है, कोई 5-10 हज़ार का काम है। हाँ। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम बात करें, आप बात करें, कोई हमने प्रोग्राम बनवाना हो तो आपको अच्छी खासी अमाउंट उसके लिए चाहिए, तो वो वहाँ पर आती है जहाँ पर मालिक जो है वो इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, मालिक जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो। ज़्यादातर जो शिकायत आती हैं वो छोटे लेवल के, ये जो वहाँ पर फिलर काम कर रहे होते हैं, जो लड़के मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ जो ओनर है, वो वहाँ पर कुछ कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत के जी जो है वो आपकी उसमें चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा कर दें, आपको मीटर ज़ीरो शो करवा दें। थोड़ी सी आपसे कुछ टेक्निक्स पूछना चाहूँगी, अगर लोग पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, धोखा उनको किस सूरत में दिया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? देखिए उसमें दो चीज़ें, एक तो मेन जो है वो आप जो 0 मीटर है उसको आपने चेक करना है। ठीक है। क्योंकि 0 मीटर जब अगर आप नहीं चेक करते, वो आपको बात में लगा रहे हैं तो पीछे किसी ने 500 का डलवाया हुआ है, उससे आगे स्टार्ट कर दिया तो वो आपके साथ 500 का तो एट द स्पॉट जो है वो उसमें
आ गया उसका फ्रॉड। अदरवाइज़ आप जो है वो सबसे बेहतर आपकी गाड़ी की माइलेज जो है वो आपको बता देती है कि जी इसमें क्या सिचुएशन आई है। पहले इतने ही पेट्रोल में वो कितने माइलेज कर रही थी, अब उसने कम की है, तो वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा, आप पेट्रोल पंप्स पे जाके आप उनसे रिक्वायर कर सकते हैं कि जी आपके पास पैमाना है, वो मुझे चेक करवा दें। सही। तो उनके पास स्टैंडर्ड पैमाना, सारिफ को ये सहूलत हासिल है? आम सारिफ उसका राइट है, वो है। उसको जाके पेट्रोल पंप पे उसको कहे कि जी मुझे आप पैमाना चेक करवाएं। अगर वो नहीं चेक करवाएगा तो हम उसको पकड़ने के लिए बैठे हैं, मौजूद हैं। तो अब जब नहीं चेक करवाएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ना कि जी ये चेक नहीं करवा रहा, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप जो है वो उसको छोड़ के आगे चले जाएं। आप डलवाने से पहले उसको कहते हैं कि भाई आप जो है वो मुझे चेक करवाएं। तो हर एक के पास स्टैंडर्ड फ्लास्क होता है। नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, जो नहीं ऐसा कुछ कर रहा वो तो फौरी तौर पर चेक करवाएगा। उसके पास स्टैंडर्ड फ्लास्क हर जगह पर मौजूद होती है, क्योंकि वो ये जब शिफ्ट ओवर करते हैं ना, जब इनकी मतलब शिफ्टों में काम हो रहा होता है, तो जब शिफ्ट ओवर करते हैं तो एक शिफ्ट दूसरे को जब हैंड ओवर करके जा रही होती है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि वो एक उसको चेक करवा के जाती है कि ये चीज़ें सारी ठीक हैं, आपके पेट्रोल इतना उसमें आपके स्टोरेज में पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है। अच्छा अजहर साहब, एक ये भी मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्वालिटी पेट्रोल चेक करना भी आप लोगों का ही काम है। आजकल आपको पता है स्मॉग का बड़ा इशू है, सो पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो है एक बड़ा इशू बन चुका है। क्वालिटी जो है वो चेक करना जो है वो ओगरा का सब्जेक्ट है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज होती है ना, तो कंपनीज का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है जी। जो मिलावट वाला काम है, ये काम आज से कोई 2 साल पहले तक उसकी रेशो थी उसमें। उसके बाद से फिर गवर्नमेंट ने को 2 साल पहले एक बड़ा क्रैकडाउन किया था ईरानी जो पेट्रोल और डीजल आता है उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए। और उसमें एक वो हाई कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व थी। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे फिर हमने बहुत एक क्रैकडाउन किया था। तो उसके बाद उसका लाइकलीहुड बहुत कम है। सही। उनकी रेगुलर चेकिंग हो रही होती है। हम जब किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उस पेट्रोल पंप का उस कंपनी की तरफ से चेकिंग की उसकी मौजूद होती है। लाहौर में हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है। वहाँ पर हम उसको, जब हमें किसी की कंप्लेंट आती है ऐसी चीज़ की, समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा है उसने आया और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है उसका इंजन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसी चीज़, तो फिर हम उसको चेक भी करवाते हैं। वो हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से उसकी क्वालिटी हम चेक करवा लेते हैं। सही, लेकिन उसकी अक्रेंस कम मिलती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? देखिए, हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा कस्टमर और पब्लिक जो है उसको अपने राइट्स की अवेयरनेस होना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने आप को देखते हुए अपनी जहाँ से भी वो परचेजिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक विजिलेंट होंगे, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी होगी और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन भी ले सकेगी। तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें पब्लिक का फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ फीडबैक के लिए हमने नंबर शेयर कर दिया है। कहीं पर आपको लगे कि क्वांटिटी जो है वो कम किसी भी चीज़ की है, तो आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं। आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी अगर आप पॉइंट आउट करेंगे, और इस तरह के अनासर को फिर काबू करने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन से काम मिलजुल कर ही हो सकता है। एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, शहर बहुत बड़ा है। सो इसके लिए आप लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ बात होती है जी, स्मॉग के जो असरात बढ़ते चले जा रहे हैं, वजूहात ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। तो ये जहरीला धुआं इंसानी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक है, किस कदर ख़तरनाक हो सकता है, इसका तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन लाहौरियों को अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह इस तरह से हो चुका होगा। गुज़श्ता 3-4 साल से हम ये एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, और इस सीज़न में लोग बीमार भी देखें आप कितना हो रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जहरीला धुआं जो है इसका तदारुक करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम देखते हैं जब ये आफत आ जाती है तो इस पर काम करना शुरू कर दिया जाता है, प्री प्लान कुछ नहीं किया जाता। अभी भी बाहर जब सुबह निकले तो कुछ इलाकों में, हमारा अपना ये इलाका जहाँ पे इस टाइम हम बैठे हैं, कोट लखपत, हम हर रोज़ आपके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का शेयर करते हैं, और एक्चुअली यहाँ पर आपको एक स्मेल सी भी फील होती है। किस कदर ये नुकसानदेह है इस पर तो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इसके लिए टीमें जो मुतय्यन की गई हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ किस तरह कर रही हैं, उनकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो किस तरह से एक्टिव हैं, ताकि इस जहरीले धुएं जिसको हम स्मॉग कहते हैं इसका खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। वेल, इस टाइम लाहौर का सारे का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा है, कोई 300+ है, मगर ये एक इस टाइम रीजनल फिनोमेना है। इंडिया में बड़ी मैसिव फायर बर्निंग हो रही है अगर आप सेटेलाइट इमेजेस देखें, और पूरे रीजन पे फ्रॉम दिल्ली टिल लाहौर आपको एक क्लाउड नज़र आ रहा है स्मोक का। सेटेलाइट से शो हो रहे हैं इमेजेस, इंडस्ट्री आ जाता है।
तो इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। हमने इस दफ़ा अगस्त से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के ऊपर, और 5 डेडिकेटेड स्क्वाड्स बना दिए गए जिनका डेली का काम था कि वो आफ्टर एवरी 10 डेज़ एवरी इंडस्ट्री को विज़िट करें। लाहौर में एस्टीमेट किया गया था कि 461 के करीब ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें फर्नेसेस या बॉयलर्स हैं, और उसको इस तरह डिवाइड किया गया 5 स्क्वाड्स के अंदर कि वो हर 10 डेज़ के बाद इंडस्ट्री को रिपीटेडली चेक करें। उसके बाद सेकंड स्टेप ये किया गया कि उनके ऊपर कैमराज इंस्टॉलेशन का अमल स्टार्ट कर दिया गया। अब तक कोई 150 के करीब कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं फैक्ट्रीज़ में, जो कि 1/3 इसकी क्वांटिटी बनती है इंडस्ट्री की, जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है। फिर एक मैसिव एक्शन स्टार्ट कर दिया गया अक्टूबर से उसके ख़िलाफ़, और अब तक कोई 300 के करीब ऐसी सील्स की जा चुकी हैं जो वायलेट कर रहे थे। तो ये कह लें कि इसके ऊपर तैयारी तो इस दफ़ा इनिशियली काफ़ी अर्ली हमने स्टार्ट कर दी थी और एक्शन भी स्टार्ट कर दिया था, मगर मेजर इशू इज़ नाउ इज़ दैट देयर इज़ अ मैसिव स्टबल बर्निंग इन इंडियन साइड। ईस्टर्न पंजाब अगर आप देखें तो बिल्कुल रेड नज़र आएगा आपको सैटेलाइट पे, और उसके ऊपर पूरा ईस्टर्न पंजाब पे क्लाउड कवर है स्मोक का। ऐसे ही है बिल्कुल। और चूँकि लाहौर बॉर्डरिंग AQI और लाहौर का कोई 300 के राउंड अबाउट आ रहा है, क्योंकि लाहौर के इंडियन साइड पे तो स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा है, मगर जो हमारी पाकिस्तानी साइड है उसका क्वांटम इतना ज़्यादा नहीं है ज़रूर, मगर वो 1/10 उसका क्वार्टर है सिर्फ। नहीं, अब तो एक्चुअली फील हो रहा है जब आप बाहर निकले। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको लाहौर में कौन से ऐसे पॉइंट लग रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉग की जद में रहते हैं? इसमें एक तो जिन एरियाज़ में ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कोट लखपत का एरिया है, इधर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, फिर इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, दोनों फैक्टर्स इधर मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेक्रेटेरिएट साइड पे आ जाएं, हमारा लोअर माल का एरिया जो है उस साइड पे अगर आप आ लाहौर जाएं वाली साइड पे। तो वो एरिया भी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत, ट्रैफिक हाँ, उधर तो बहुत जी ज़्यादा है, आपके ऑटो रिक्शे, बिल्कुल। बसें, वैगने बहुत और ज़्यादा। सगिया से हैवी ट्रैफिक भी चूँकि एंटर होती है जी। तो वो डस्ट का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है उस साइड पे। थर्ड साइड आ जाती है हमारी जो रिंग रोड का एरिया है, करोल घाटी एंड दिस साइड, उधर हैवी इंडस्ट्री है स्टील रिलेटेड, ठीक। उसका बहुत ज़्यादा उसमें शेयर है, मगर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका सेंटर ऑफ सिटी से कम आता है क्योंकि वो खुला एरिया है। इनफ मैं- है जो हालात इस वक्त शहर में हैं, और ये एक आपका स्क्वाड कितने लोगों पर मुश्तमिल है? मैं इसके बारे में बताता हूँ। चूँकि जब इंडस्ट्री का एनालिसिस किया गया तो 460 के करीब इंडस्ट्री थी, तो हर स्क्वाड को कहा गया कि वो डेली 10 विजिट्स करेंगे और टोटल 50 के करीब हो जाएगा, और वो 10 डेज़ के अंदर वो रिपीटेडली इंडस्ट्री को चेक करना शुरू कर देंगे। ये स्ट्रेटजी इसकी बनाई गई थी। 10 डेज़ में 500 यूनिट हो जाते हैं, तो मार्जिन थोड़ा सा रखा था उसके अंदर कि आप रिपीटेडली 10 यूनिट्स ईजीली विज़िट कर लेता है डेली, और इसलिए 5 स्क्वाड्स बनाए गए थे। अब ये स्क्वाड्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन के साथ DC साहब ने बनाए। इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लीड करता है, फिर MCL जो है लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उनके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, लोकल AC के रेप हैं, AC यूजली खुद भी हमारे साथ हैं इस टाइम, इसमें पुलिस फोर्स है, लेस्को है, वासा है, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो अलाइड हैं वो कंबाइन एक स्क्वाड है जो ये एफर्ट कर रहा है। उसके जुडिशल कमीशन है, हाई कोर्ट भी इसको ओवरसी कर रहा है, ऊन स्पोर्ट भी कर रहा है। जो कैमरास के हिस्ट्री के ऊपर तो अच्छा खासा कंट्रोल आ गया। अब मेजर इशू आ जाता है ट्रैफिक का। लाहौर में इस टाइम कोई 67 लाख के करीब व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, जिसमें 2/3 सिर्फ मोटर बाइक्स या 2 व्हीलर्स हैं, जो कि 4 मिलियन से अबव हैं हमारे पास। तो ये एक मेजर शेयर है जो कि पोलूट कर रहा है हमारे एरियाज़ को। फिर रिक्शाज़ हैं, अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स इसके अलावा हैं, ये वो व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा क्वांटम है जो सिटी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए अलहदा स्क्वाड्स बनाए गए हैं। आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ? फिर भट्टों पर भी चेक एंड बैलेंस रखना, ये जब तक मिलके सब लोग अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे कंट्रोल मुश्किल है। एक्चुअली गवर्नमेंट के सेक्टर पे तो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, ट्रैफिक पुलिस हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है इसके अंदर। उनके जो अपने वार्डन्स हैं वो इंडिविजुअली अपने तौर पे भी फाइन कर रहे हैं, और 2 स्पेशल स्क्वाड्स हैं जो कंबाइंड स्क्वाड्स हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ये डेडिकेटेड पर, और वो फाइन कर रहे हैं स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स के। उसके बाद ये एक कह लें कि कंबाइन एफर्ट है। गवर्नमेंट का सेक्टर अगर मैक्सिमम कोशिश भी कर ले तो कोई 20% तक इम्पैक्ट वो जनरेट कर सकेगा, मगर जब तक हम एज अ नेशन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं इसको समझेंगे, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बाय फोर्स या इन्फोर्समेंट आप कह लें तो। सही। अब हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, ये तो हम फिलहाल के लिए कर रहे हैं कि आपको स्मॉग नज़र आ रही है तो आप काम कर रही हैं। हम सिर्फ फॉर द टाइम बिंग इस पे काम करते हैं, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, ये सीज़न शुरू होगा, बारिश हो जाती है, छट जाती है स्मॉग, तो सब भूल जाते हैं। देखें इसमें 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इस टाइम जो लाहौर बैडली हिट हो रहा है वो रीजनल फिनोमेना है,
जो क्लाउड कवर है, धुएं का कवर है ईस्टर्न पंजाब पे, वो दिल्ली को भी इफेक्ट कर रहा है, वो लाहौर को भी इफेक्ट कर रहा है। 2 एंड्स हैं ये, अगर आप देखें तो दोनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम बहुत बुरा है। ये एक तो क्लाउड कवर इंडियन साइड पे हमें बैडली हिट कर रहा है, सेकंड के करीब मूव करती रहेंगी तो वो लाहौर एक बड़ा सिटी है, उसके अंदर वो ट्रैप रहेगा धुआं और उस स्मोक का बाइस बनता रहेगा। तो सिटी सेंटर में से हमें जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा, फिर ही इसका कोई वे आउट निकल फिर सकेगा। इसका हल है। सो सबको मिलकर ये करना है। अब जो स्मॉग की सिचुएशन है कब तक कंट्रोल हो जाएगी, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर बारिश का इंतज़ार किया जाएगा? अगर देखें लोकलाइज्ड अगर बारिश भी है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जहाँ तो पूरे रीजन पे बारिश हो, क्योंकि ईस्टर्न पंजाब से धुआं फिर आ जाता है तो आज पाकिस्तान में, तो लोकलाइज्ड बारिश का इफेक्ट नहीं आएगा। वो जहाँ तो पूरे एरिया में हो, जब तक वो इंडिया स्ट्रबल बर्निंग होती रहेगी हम बैडली हिट रहेंगे। सही। चाहे हम अपनी सारी इंडस्ट्री और ट्रैफिक भी बंद कर दें, हम इफेक्टेड रहेंगे। ये सिर्फ लाहौर नहीं है, अगर आप देखें बॉर्डर रीजन पर पूरा पाकिस्तान बैडली हिट है इस टाइम। हर एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा आ रहा है, मगर लाहौर चूँकि एक खुद भी बड़ा सिटी है, हमारे अपने भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं फैक्टर्स। हमारे मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि जी इस टाइम हम अपने तौर पे एहतियात करें, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अपने व्हीकल्स को ट्यून अप कर लें, क्योंकि मेजर है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा सकते हैं तो उसको प्रेफर करें। उसके बाद इंडस्ट्री जो लोग रन कर रहे हैं उन्हें चाहिए अपने सिस्टम्स प्रॉपर रन करें, उनको एफिशिएंट तरीके से रन करें, फ्यूल जो है वो क्लीन यूज़ करें, सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ ना करें, और इसे एक कौमी जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल जी, जो चीज़ें आपके हाथ में एटलीस्ट उन पर तो आप ज़रूर कंट्रोल करें। बाकी जी सब लोग जब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो फिर कम से कम कुछ सूरत हाल बिल्कुल ठीक ना हो, कुछ बेहतरी की तरफ तो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस हम इसी तरह से प्लान करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम अपने शो में शामिल करते रहें, वो चाहे सेगमेंट्स की सूरत में है, वो चाहे न्यूज़ की सूरत में है, वो फिर चाहे इन्फॉर्मेशन है शहर से रिलेटेड आप तक हम पहुँचाते रहें। सो आगे स्मॉग भी बढ़ रही है, डेंगू केसेस भी बढ़ रहे हैं। आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने का मकसद, हर रोज़ की अपडेट आप तक पहुंचाने का मकसद यही होता है कि आप लोग थोड़े से अपडेट रहें और अपने आप को इस आलूदा माहौल से जो है महफूज रखने के लिए कोशिश करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।